हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग जो है कि साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिसमें देखिए हम लोग जो है कि 9 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 10 और देखिए 10 नंबर जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके एमसीक्यूज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्युत, तो विद्युत चैप्टर जो है उसके भी एमसीक्यूज़ को जो है कि कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें वो सारे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके टीआरई के एग्ज़ाम में इन दोनों चैप्टर से आए थे। ठीक है, तो लगभग इसमें जो है कि आपको लगभग 80+ एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है वो जो है कि आप हमारे वीडियो में जान गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ये प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 3 में जो है कि पीआरटी में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न कैसा था कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखिए हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे और एमसीक्यूज के साथ साथ ये प्रश्न जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से। और देखिएगा, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए मानव जो है कि आँख में फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, ये जो है कि आप कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स को जो है कि हिंदी में पछमाभी पेशियाँ भी कहते हैं। तो सिलियरी मसल्स के कारण जो है कि मानव की आँख की जो है कि फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये प्रश्न कहाँ से जो है कि बना था और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं समंजन क्षमता, ये जो है कि आपका जो है कि चैप्टर नंबर 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें जो है कि समंजन क्षमता दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं वो चीज़ हाईलाइट भी कर रखा हूँ। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तित हो जाती है। पश्चिमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस व मोटा हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो घट जाती है या बढ़ जाती है, यानी कि परिवर्तन देखने को मिलता है। ये हमारा प्रश्न था, तो जो है कि आप इसको जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ जो है कि गूगल से जो है कि सर्च भी करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पश्चिमाभी पेशियों को अंग्रेजी में सिलियरी मसल्स कहते हैं और यही सिलियरी मसल्स जो है कि आपके एग्ज़ाम में टीआरई 3.0 पीआरटी में जो है कि ऑप्शंस में दिया गया था, जिससे जो है कि आपको जो है कि समझने में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स और भी आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बताता हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कवर करवाए जाएं। ठीक है, तो देखिए जब जैसे ही अब जैसे 2 प्रश्न आ गया, दूसरा नंबर क्या, तो उसको जो है कि आप यूज़ कर लीजिए और आप जो है कि प्रैक्टिस करिए। अपना विचार एक जो है कि कॉपी पे लिख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तब उसके बाद जो है कि आप वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, यानी कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, ये जो है कि आपके टीआरई 1 में पूछा गया था। और बहुत से लोग जो है कि इसका राइट आंसर क्या मारे थे, 25 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी जो है कि 2 सेंटीमीटर होती है और जो है कि बीपीएससी आयोग भी यही माना था। तो जो है कि इसको जो है कि आप याद रखेंगे। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर वाला का क्या जो है कि मैटर है उसको हम लोग आगे देखेंगे और दूसरे प्रश्न में। और यहाँ पर देखिएगा फ्रीज में से गुजरने पर, यहाँ पे फ्रीज यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, प्रिज्म होगा। ठीक है, तो प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, यानी कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग
कौन सा है। तो आप जो है कि कमेंट करिए और कमेंट करके जो है कि बताइए कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगनी रंग जो है कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग है। कौन सा, बैंगनी। और इस प्रश्न को जो है कि देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। तो ये जो है कि आपका जो है कि कांच का प्रिज्म है और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं मैं हाईलाइट भी कर रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए रंग पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले नंबर पे क्या है, बैंगनी है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तित यही होता है और यहाँ पर ये जो है कि इनका क्रम है। और ये जो है कि ये आप जो है कि ट्रिक याद रखेंगे, VIBGYOR, ठीक है। तो ये क्रम है और जो है कि इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये सारी लाइनें आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है और मैं MCQs भी वहीं से बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपके लिए ये है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और MCQs के साथ में जो है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली जो पत्ती होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है फ्रेंड्स दृष्टि पटल या रेटिना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए प्रश्न मैं जो है कि कहाँ से बनाया हूँ, तो ये देख सकते हैं आप जो है कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि देख पा रहे होंगे मैं हाईलाइट करके यहाँ पे एरो भी बनाया हूँ और देख सकते हैं इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं जिस पर जो है कि प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बिल्कुल आपका जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और यहीं से जो है कि पूछा था प्रश्न आपका, एक बार वो मैं प्रश्न भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है तो वो जो है कि दृष्टि पटल या रेटिना है, आप जो है कि याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। और देखिए प्रकाश किस झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो जो है कि हमारे नेत्र में झिल्ली से होकर जो है कि नेत्र में प्रवेश करता है, वो जो है कि किस झिल्ली से प्रवेश करता है वो हमें जो है कि बताना है। तो वो जो है कि झिल्ली फ्रेंड्स जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, कार्निया या स्वच्छ मंडल। इसको जो है कि आप याद रखेंगे, कार्निया या स्वच्छ मंडल वो झिल्ली है जिससे होकर जो है कि नेत्र में प्रवेश करता है कौन, प्रकाश, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है कि ये कहाँ से मैं लाइन बनाया हूँ, तो ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपके जो है कि यही सब लाइनें जो है कि आपके एग्जाम में बनाई जाती हैं और अगर आप इतना गहन अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपका जो है कि हो गया है। और 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। यानी कि फ्रेंड्स हमारी जो है कि नेत्र की जो पुतली होती है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिएगा पुतले के साइज को जो है कि परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिएगा ये मैं लाइन कहाँ से बनाया हूँ, तो बिल्कुल फ्रेंड्स मैं आपको जो है कि ऊपर दिखाऊंगा और यहाँ से जो है कि देखिएगा नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। यानी कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो इसमें भी आप जो है कि कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपके जो है कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, 2.3 सेंटीमीटर। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो याद रखिए नेत्र गोलक का व्यास जो है कि लगभग कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से जो है कि ये देखिएगा प्रश्न आपका जो है कि बना है, लगभग गोलाकार होती है, इसका व्यास जो है कि कितना होता है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मैं एरो भी बनाया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने की आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। और ये देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो मैंने ये प्रश्न आपको ऊपर दिखाया था
और जो है कि ये देखिए परितारिका कहते हैं जो कि पुतली के साइज को जो है कि नियंत्रित करती है। तो यही मैं प्रश्न बनाया था कि पुतली के साइज को जो है कि कौन नियंत्रित करता है, तो वो जो है कि परितारिका है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए यहाँ से बना था। और यहाँ से देखिए 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, यानी कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 8 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो ए और बी जो है कि ये दोनों प्रतिबिंब बनते हैं नेत्र के रेटिना पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। और ये लाइन देखिए मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप जो है कि ऊपर आएंगे तो यहीं से जो है कि बिल्कुल ये लाइन यहीं से बनी थी। और यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे मस्तिष्क जैसा, और यहाँ से देखिए, यहाँ से रेटिना पर बाहरी पृष्ठ फोकसित, और यहाँ पे देखिए अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यही लाइन जो है कि आपको याद रखनी है। तो उल्टा तथा वास्तविक, तो ये लाइन आपको, ये आपका जो है कि प्रश्न था, और ये मैं जो है कि आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन जो है कि नियंत्रित करता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है कि कौन नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करती है पुतली। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न भी आपका जो है कि ऊपर मैं जो पेज दिखाया था, ये वहीं से बिल्कुल ये भी प्रश्न आपका बना था। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल आपका प्रश्न रेटिना कोमल किसी उल्टा तथा यहाँ पे देखिएगा बाहरी पृष्ठ, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण अधिकांश अपने कार्निया के बाहरी पृष्ठ क्रिस्टली लेंस। और ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या था, और इसका जो है कि राइट आंसर था, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली जो है कि नियंत्रित करती है। इसको जो है कि आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके जो है कि द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये जो है कि पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न में जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ, और ये प्रश्न मैं आपको जो है कि दिखा दिया हूँ, यहाँ से बना है। और अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तित हो जाती है, वो क्या है, पक्षमाभी पेशियाँ है। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल फ्रेंड्स आपका यहीं से मैं बनाया था, जिसको जो है कि आप याद रखेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। वही बात है जो मैं ऊपर बताया था। और यहाँ से देखिए 11 नंबर का प्रश्न, एक सामान्य मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है। तो समंजन क्षमता फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपके जो है कि TRE 1 में जो प्रश्न पूछा था, और इसी प्रश्न को लेकर आप जो है कि कंफ्यूज थे। ठीक है, तो दोनों प्रश्न हमने दिखा दिया, आप जो है कि नोट डाउन करिएगा और माइंड में रखिएगा। ये फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में घूम फिर कर बनते हैं, और इनको जो है कि आपको ध्यान से रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से बना था, तो ये जो है कि यहाँ से आप जो है कि देख लीजिए 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखिएगा 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखिए एक सामान्य यहाँ से देखिए 25 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यानी कि आपका जो है कि प्रश्न का आंसर यही है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे। और देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न आपका जो है कि क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाती है, तो समंजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है, और मैंने ऊपर आपको दिखाया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से आपका 13 नंबर का प्रश्न क्या है, मानव में स्पष्ट दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये भी प्रश्न बनता है, और इसको भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मानव में स्पष्टतम दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है,
और देखिएगा यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो देखिएगा प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य अपवर्तन दोष हैं। तो देखिएगा दृष्टि के जो है कि यहाँ पर तीन जो है कि अपवर्तन दोष होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा एक निकट दृष्टि दोष होता है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक जरा दृष्टि दोष होता है। तो ये तीन दोष होते हैं और इन तीनों जो है कि दोषों के बारे में आपके जो है कि इस चैप्टर में दिया गया है, जो कि नीचे आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। तो प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य अपवर्तन दोष हैं, तो 3 हैं, आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए 15 नंबर का प्रश्न, और यहीं से ये प्रश्न जो है कि मैं आपका बनाया था, और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, और निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको दूर दृष्टि के दोष के नाम से जानते हैं, और जरा दृष्टि दोष। तो इन्हीं तीनों जो है कि दोष के बारे में आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और यहाँ से भी मैं एमसीक्यू बनाया हूँ, इनको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला होने का क्या कारण है। यानी कि फ्रेंड्स, जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उनकी नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला होना हो जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद का जो है कि लक्षण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे कभी कभी अधिक आयु, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं एरो भी बनाया हूँ। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, एग्जैक्ट लाइन यहीं से बनी थी और यहीं से आपका प्रश्न था, और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। देखिए बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। और यहाँ से देखिए 16 नंबर का प्रश्न, तो किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी कि देखिए ये दोनों दोष आपको जो है कि याद रखना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखिए किस दृष्टि दोष में जो है कि व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर की नहीं, तो निकट की देख लेता है और दूर की नहीं। तो यहाँ पर ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, निकट दृष्टि दोष है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की देख लेगा लेकिन दूर की नहीं देख पाएगा, यही जो है कि इसका अंतर है। और आप जो है कि उल्टा इसको समझेंगे। देखिए दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तुओं को जो है कि देख लेता है स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, ये अंतर है। और जो है कि यहाँ से देखिएगा निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर देखिए 17 का जो है कि राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा होना, यही कारण है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है व्यक्ति में, ठीक है। और आगे देखेंगे, यहाँ से यहीं से आपका जो है कि प्रश्न बना था, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे निकट दृष्टि दोष। और यहाँ से देखिए निकट दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की नहीं। यानी कि निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की देख लेगा, दूर की नहीं देख पाएगा, यही जो है कि अंतर है। और ये जो आपका कारण है जो मैं प्रश्न बनाया था, ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक का लंबा होना, यही कारण है कि व्यक्ति में जो है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस प्रश्न बनाया हूँ, आप यहीं पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, अवतल लेंस, जो कि मैं आपको ऊपर दिखाया हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो अस्पष्ट देख लेता है। यानी कि दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो मैं बताया हूँ यह क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष अगर आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में ये रखना है कि दूर दृष्टि दोष है, यानी उस व्यक्ति को दूर रखी वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ये प्रश्न है। और यहाँ से देखिएगा दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष किस कारण होता है, तो
तो इसका कारण है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों है। यहाँ पर देख लीजिएगा, दूरदृष्टि दोष किस व्यक्ति में होता है? जिसकी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक जो है कि छोटा हो जाता है। और दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जा रहा था? लंबा हो रहा था। यही अंतर है फ्रेंड्स। आप जो है कि इन दोनों अंतरों को आप नोट डाउन करते चलिएगा। और यहाँ से देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप देखिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ से जो है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? तो ये जो है कि दूरदृष्टि दोष को दूर कर देगा और जो है कि ये क्या कर देगा? निकट दृष्टि दोष को दूर कर देता है। तो यहाँ से इसको जो है कि नोट डाउन करते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि आसान ये सारे प्रश्न लगते हैं, लेकिन यहीं से प्रश्न बनता है और आपके जो है कि रिवीजन में नहीं रहता है, तो यहाँ से आप प्रश्न गलत करते हैं। ठीक है, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि ये क्या है, और यहीं से मैं प्रश्न भी बनाया था। और यहाँ से जो है कि देख पा रहे होंगे आप, इस जो है कि ये जो है कि जो दूरदृष्टि दोष है यह किस कारण होता है? तो मैं प्रश्न बनाया था कि जो है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और जो है कि नेत्र गोलक जो है कि छोटा हो जाता है। तो याद रखिएगा। और जो है कि दूरदृष्टि दोष के जो है कि निवारण के लिए अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ये मैं प्रश्न ऊपर बनाया था। तो यहीं से जो है कि मैं तीनों प्रश्न बनाया था और याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, अपवर्तन हेडिंग है। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये मैं प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया हूँ, बिल्कुल जो है कि ये जो है कि लाइन यहीं से मैं उठाया हूँ। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मैं एरो भी यहाँ पे बनाया हूँ पेन से। और तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये जो है कि लाइन मैं यहीं से उठाया हूँ, और जिसको जो है कि किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण जो है कि तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। और देखिए, आकाश नीला हमें किसके कारण दिखाई देता है? यानी कि जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये लाइन जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो ये लाइन जो है कि आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश का जो है कि प्रकीर्णन हेडिंग है। और यहाँ से देखिए हेडिंग भी है। और यहाँ से देखिए आकाश का रंग जो है कि इसका जो है कि उदाहरण भी है। और यहाँ से देखिए आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं जिसके हम परिचित हैं, ये क्या हैं? ये हैं प्रकीर्णन के उदाहरण। तो यहीं से प्रश्न बनाया था मैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये चैप्टर आपका 10 नंबर का ख़त्म होता है। और देखिए चैप्टर ख़त्म होने के जो है कि लास्ट में कुछ आपके अभ्यास में 3-4 जो है कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं, जो कि यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न बनता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर देता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ये समंजन है, मैं ऊपर बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। और मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल। ये भी मैं आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से देखिएगा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। ये भी मैं आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में TRA3 री एग्जाम PRT में पूछा था। देखिए यही है सिलियरी मसल्स वाला, जिसको सिलियरी मसल्स को पछमाभी पेशियाँ कहते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके कारण? तो पछमाभी पेशियों के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो है कि चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और यहाँ से हम लोग जो है कि अब चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 11 क्या है? विद्युत है। ठीक है,
और इस विद्युत चैप्टर से आपके टीआरई 3 में यानी कि टीआरई के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आए थे उनको भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और देखिए वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम बिल्कुल आपके जो है कि जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, मैं उसी पे जो है कि काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये जो है कि आपके टीआर 3 एग्जाम पीआरटी में पूछा था, और यह प्रश्न आप जो है कि अगर पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दिए होंगे। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो तापी प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी प्रश्न मैं दिखाऊंगा कहाँ से पूछा गया है। पहले आप जो है कि एक और प्रश्न देख लीजिए जो कि इसी चैप्टर से आपके टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में पूछा था। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न देखिए कहाँ से मैं बनाया हूँ। तो ये जो है कि आपका ये चैप्टर है विद्युत, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग। तो तापी यहाँ से एक प्रश्न, और यहाँ से देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और जिसका गलनांक क्या है 3380 सेंटीग्रेड। तो यहाँ से प्रश्न आपके दोनों बने थे जो कि आप ऊपर देख पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 3 हमारा जो है कि क्या कह रहा है, और प्रश्न नंबर हमारा जो है कि 3 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा पहले ऊपर वाले देख लेते हैं, कहीं हमने गलत तो नहीं बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए गलती से मिस्टेक हो जाता है, तो जो है कि आप इसको जो ये तो सही है, टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से देखिएगा आपका पहला प्रश्न क्या था, और पहला प्रश्न एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये जो है कि तापी प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इन दोनों प्रश्नों को हमने दिखा दिया, इनको जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप पीडीएफ मांगते हैं, आप ये जो है कि पूरे पेज को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, देखिए पीडीएफ का जो है कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम पीडीएफ नहीं दे पाते हैं। और देखिए अगर आप जो है कि ज़्यादा मांग करेंगे तो हम पीडीएफ डाल भी देंगे। और यहाँ से देखिए ये भी प्रश्न जो है कि आपके कहाँ पूछा था, तो टीआरई 1 पीआरटी में पूछा था, यानी कि टीआरई 1 में पूछा था पीआरटी में। ठीक है, तो पीआरटी में पूछा था ये प्रश्न, आप देखे होंगे विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जो है कि विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी कि वोल्ट मीटर का और पोटेशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। इन दोनों को आप जो है कि याद रखिएगा। ये जो है कि ये आपका प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको भी मैं बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो है कि आप देखिए विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और फ्रेंड्स पोटेंशियोमीटर का जो है कि कोई जिक्र नहीं है, और इसलिए आप वोल्ट मीटर मार के निकल जाएंगे। और बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा भी था, जिसका जो है कि राइट आंसर क्या था, पोटेशियोमीटर था। तो आप जो है कि मैंने गूगल करके भी देखा था, तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर भी है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है कि आप याद रखिएगा। और विद्युत विभव के मापने के जो है कि उपकरण हैं, ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। ठीक है, एक से अधिक। और देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और देखिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, यानी कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये भी आपके टीआरई 1 में ही पूछा था पीआरटी में। और मैं सभी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में पेपर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से फ्रेंड्स आप पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे पहले एनालिसिस कीजिए कि आपके साइंस हम लोग जो एमसीक्यूज कर रहे हैं, हम लोग जो चैप्टर वाइज साइंस कर रहे हैं, उसे जो है कि हमारे कितने प्रश्न आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं जो है कि उसी गाइडेंस में आपको जो है कि यहाँ पे एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपका जो है कि अच्छा स्कोर आ सके। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितना साइंस करवा रहा हूँ, अगर आप इतना साइंस केवल कर लेते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आपके एग्जाम में टीआरई 4.0 में साइंस के अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप जो है कि 13 या 14 प्रश्न आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके टीआरई 1 में पूछा था,
TRE 1 में PRT में पूछा गया प्रश्न है, जिसको जो है कि आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो देखिएगा 4 का जो है कि राइट आंसर बी है। और ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यही क्या है? ओम का नियम को सत्यापित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से 5 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है? यानी कि वो कौन सा नियम है जो कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को स्थापित करता है? तो वो फ्रेंड्स है आपका ओम का ही नियम है। ठीक है, तो ओम का नियम जो है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से आपका जो है कि ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम ही है जो कि यहाँ पे क्या दर्शाता है। और ये देखिए ओम का नियम है। ठीक है, V बराबर जो है कि I इंटू R है। ठीक है, और ये क्या है? यही ओम का नियम है जो कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन सा? ओम का नियम। और ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इस पे बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक दो प्रश्नों को भी यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न आपको क्या कह रहा है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो इसको भी आप जो है कि मैं दिखाऊंगा। और जिसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा जो है कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत ज्ञात की जाती है और धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। ठीक है, तो ये जो है कि आपके राइट आंसर डी हैं, ए और बी दोनों सही हैं। और ये प्रश्न जो है कि देखिए कहाँ से बनाया गया है, यहाँ पे प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे विद्युत धारा के धनावेशों का प्रवाह माना गया है। ठीक है, तो धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। तो बिल्कुल मैं एरो भी आपको बनाया हूँ, देखिए कितना सरल तरीके से ये प्रश्न आपका जो है कि यहीं से बना था। ठीक है, और देखिएगा फ्रेंड्स आगे, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो वो यंत्र है ए मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपका, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये दोनों प्रश्न मैं कहाँ से बनाया हूँ, और यहाँ पे मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत जो है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो कूलाम को भी आप याद रखिएगा, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक हैं कूलाम। और इनको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कूलाम एक वैज्ञानिक हैं और इनका जो है कि नाम पर ही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये प्रश्न देखिएगा, और यहाँ से ये प्रश्न आपका बन गया है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपके जो है कि एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बन सकता है मैं उसको बता दूँ। तो यहाँ से देखिएगा विद्युत धारा, और यहाँ से प्रश्न आपका बनता है और विद्युत परिपथ क्या है? यानी कि विद्युत परिपथ क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है, विद्युत धारा का सतत व बंद परिपथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं यहाँ से कहाँ से बनाया हूँ, विद्युत धारा के सतत। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये मैं एक एरो यहाँ से प्रश्न, और एक एरो यहाँ से प्रश्न, और एक एरो यहाँ से प्रश्न, यानी कि जहाँ एरो दिख रही है वहाँ से मैं आपको प्रश्न बनाया हूँ। ठीक है, तो ये सारे आप स्क्रीन देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि जो मैं दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक को जो है कि इस वीडियो में, उसको देखिए आप प्रश्न के बाद जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो है कि 2 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या होता है? यानी कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि आई बराबर, आई क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, तो आई बराबर
क्यू बटे टी होता है, जहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, और टी देखिए समय है, और ये क्या है, धारा है, विद्युत धारा है। ठीक है, तो इस पे जो है कि हल्का आपका जो है कि कोई प्रश्न भी पूछा जाता है, सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये जो है कि सूत्र याद रखेंगे तो आप जो है कि सवाल को आराम से बना पाएंगे। और आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी सवाल दिया है, यहाँ पे इस सवाल को आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो है कि आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है। इसको जो है कि मैं प्रश्न बनाया था, और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, किसी तार में से 3 सेकेंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में एम्पियर में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है कि फार्मूला बताया था, आई बराबर क्यू अपान जो है कि टी। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा पूछी जा रही है एम्पियर में, तो ये क्या है, आपका विद्युत धारा है, ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, आपका समय है। ठीक है, तो आवेश के मतलब कूलाम, यानी कि ऊपर हम लोग 30 रख देंगे। ठीक है, और 30 रखने के बाद और यहाँ से देखिएगा क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम लोग 3। ठीक है, समय क्या है, 3 है, और इसको जब काटेंगे तो हमारा विद्युत धारा कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आसान प्रश्न बनाए जाते हैं। आप बस जो है कि फार्मूला याद रखिए, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए उसी फार्मूले को जो है कि घुमाया गया है। ठीक है, फार्मूला आपको मैं क्या बताया था, आई बराबर जो है कि क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो क्यू जो है कि इधर आ गया है, जब यहाँ पे एक नीचे करके जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले से जो है कि इस फार्मूले का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप विद्युत धारा भी निकाल सकते हैं, आवेश भी निकाल सकते हैं, और समय भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई इंटू जो है कि टी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। 6 to 8 में आपने देखा था, जो आपके एनसीईआरटी में सवाल दिए गए हैं वही आपके 6 to 8 में पूछ लिए गए थे। तो कोई भरोसा नहीं है, आप इनको जो है कि आराम से यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में जो है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे क्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ से देखिए क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा 0.5 यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ से देखिए 10 मिनट है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे 600 कैसे आया, तो 10 मिनट को जो है कि क्या कर दिया है, जो है कि सेकंड में बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, तो 600 सेकेंड आप यस यहाँ पे देख रहे होंगे। और जब यहाँ पे 0.5 और 600 का जो है कि गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 300 आया है, और यही 300 क्या है, 300 कूलाम जो है कि आंसर है। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये प्रश्न आप जो है कि याद रखिएगा, और शायद आपके एग्जाम में पूछ ले आ जाए। और यहाँ से देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है। और जबकि W बराबर ये क्या है, किया गया कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कैसे निकाला जाता है, तो V बराबर W बटा के Q, ये क्या है, फार्मूला है। दो बिंदुओं के बीच बीच विभवांतर निकाला जाता है, तो V बराबर क्या है, W बटे के Q। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिएगा। जहाँ पर क्या है, W क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, और आवेश है Q, और जो है कि आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, और विद्युत विभवांतर का मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये जो है कि प्रश्न आपको जो है कि बताया था, और ये प्रश्न जो है कि मैं आपको यहाँ से बताया था, और W बराबर V इंटू Q। शायद मैं आपको यहाँ पे फार्मूला गलत बता दिया हूँ। यहाँ से जो है कि आप देखिए, यहाँ से आपका जो है कि 14 का राइट आंसर क्या है, B है। ठीक है, तो B है। और यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या था, फार्मूला जो है कि आपका था 14 का जो है कि B है, V बराबर W बटे के Q है। ठीक है, तो V बराबर W बटे Q, तो यहाँ पे देखिए V बराबर W बटे के Q। ठीक है, और आपका क्या है कि कितना कार्य, यानी कि वर्क पूछा जा रहा है, तो विभवांतर क्या है,
यहाँ पे देखिएगा विभवांतर 12 है, विभवांतर 12 भी है, और वर्क जो है कि आपका पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो है कि ये क्या है 2c आवेश है, ठीक है। तो ये क्या है आवेश है 2, और यहाँ से देखिए वर्क पूछा जा रहा है, तो W बराबर जब आप यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो W इधर आ जाएगा और 12 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 24 जूल। तो यही पूछा गया है वर्क 24 जूल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये प्रश्न मैं क्यों यहाँ पे टाइपिंग किया हूँ, क्योंकि ये देखिए यही सेम प्रश्न जो है कि आपके जो है कि NCERT में दिया गया है, ठीक है। और विभवांतर की माप यंत्र की जाती है, तो विभवांतर का जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टमीटर है, ठीक है। तो एक लाइन ये याद रखिए, और यही प्रश्न मैं आपको बताया था जो कि आपके NCERT के एग्जाम्पल में दिया गया है। 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2c आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो 24 जूल कार्य किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है कि 24 जूल यहाँ पे आंसर भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रश्न को भी आप और फार्मूले को दोनों को याद रखेंगे। और यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न क्या है, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो सेल लाया जाता है। इनको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल, यहाँ पे यही मैं बनाया था, सेल संचित रासायनिक ऊर्जा को खर्च करता है। तो यहाँ से बिल्कुल आप किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सेल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत परिपथ किससे मिलकर बना होता है, तो विद्युत परिपथ देखिए प्लग कुंजी से, सेल अथवा एक बैटरी से, और वैद्युत अवयव तथा संयोजी के तारों से बना होता है। आपका उपयुक्त सभी क्या है राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। और ये मैं प्रश्न यहाँ से दिखा दूँ, विद्युत परिपथ आरेख। अब देखिए विद्युत परिपथ आरेख जो है कि प्रश्न ये बना था कि विद्युत परिपथ आरेख किस चीज़ का बना होता है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत परिपथ, और ये देखिए एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी और वैद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजी तार से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, तो विद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये जो है कि आप देख लीजिए। और ये क्या है, विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव एवं प्रतीक। तो देखिए विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, प्लग कुंजी अथवा स्विच, और प्लग कुंजी अथवा स्विच, और तार संधि। तो ये सारे जो है कि आपके प्रश्न के आंसर हैं। और देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यदि प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ओम का नियम क्या बताया था, V बराबर I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि R क्या है, प्रतिरोध है, यानी कि क्या हो जाएगा, V बराबर जो है कि I इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो विद्युत धारा, तो यहाँ पे देखिए इस 2 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा V अपान जो है कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगी, विद्युत धारा हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा क्या हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और नीचे जो है कि 2 है। यानी कि यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है कि मैं कहाँ से बनाया था, तो ये प्रश्न मैं जो है कि यहीं से बनाया था। आप जो है कि देख पा रहे होंगे, जब एरो ऊपर से आ रही है तो देखिए मैं हाईलाइट भी किया हूँ, यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। तो यहीं से आपका एक लाइन का प्रश्न बना था, जो कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, यहाँ से विद्युत शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, और विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या है, P बराबर V इंटू I होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा दर की प्राप्ति होती है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, विद्युत शक्ति देखिए P क्या है, ये P है विद्युत शक्ति, और V वोल्ट है, और ये देखिए I क्या है, एम्पियर है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। और इस पे भी एक जो है कि फार्मूला यहाँ पर, इस पे भी उस फार्मूले पे देखिए P बराबर V इंटू I पर आपका जो है कि NCERT में चैप्टर नंबर 11 में जो है कि ये प्रश्न भी बना है, P बराबर V इंटू I, जिसमें किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट के जनित से संयोजित है, यदि बल्ब 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो देखिए यहाँ पे P यहाँ पे पूछा जा रहा है,
और V क्या है 220 वोल्ट, और I क्या है 0.5, और देखिए इसका जो है कि गुणा कर दिया गया है तो क्या आ गया है 110 आ गया है। और यहाँ पे देखिए 200 मैं यहाँ पे गुणा भी करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे हैं कि समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 0 0 0, और यहाँ पे देखिए 0 और 5 दूनी के 10 को 0, और 5 दूनी के 10 1 11, ठीक है। और यहाँ से देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 अंक और 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 110। तो 110, और देखिए क्या है यहाँ पे P क्या है वाट है, ठीक है। तो यहाँ पे 110 जो है कि आपका 110 W जो है कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो है कि NCERT में प्रश्न दिया था, इसलिए मैं जो है कि बता दिया। और फ्रेंड्स ये देखिए आपकी जो है कि आज की क्लास इतना ही, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हमने चैप्टर नंबर 10 को ख़त्म किया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिससे आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न हर बार बनते आ रहे हैं। और हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया, और हमने उन प्रश्नों को भी दिखाया कि आपके जो है कि इन दोनों चैप्टर से लगभग 5 या 6 प्रश्न आपके TRE के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स देखिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, और हमारा जो फ़र्ज़ है मैं आपको बखूबी निभा रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।